गुड मॉर्निंग गाइस। हमने फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। थर्ड चैप्टर है हमारा आयुर्वेदा टेक्निक्स ऑफ आयुर्वेदा मसाज, स्वीडिश मसाज एंड रिफ्लेक्सोलॉजी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आयुर्वेदा की डेफिनेशन से। क्या है आयुर्वेदा और कहाँ से आया है ये? Ayurveda provides an integrated approach to preventing and treating illness through lifestyle interventions and natural therapies. आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेद का मतलब प्रिवेंट, रोकना बीमारी को होने से, एंड ट्रीट करना इलनेस को। आपको बीमारी ना हो उसके लिए भी हम ट्रीट करेंगे, और अगर आपको कोई इलनेस है उसको भी हम क्योर करेंगे, उसको भी हम ठीक करेंगे। कैसे? थ्रू लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस एंड नेचुरल थेरेपीज। लाइफस्टाइल को चेंज करके आयुर्वेदिक में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपका क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, क्या क्या आपको थेरेपीज आप घर पे भी ले सकते हो उसके बारे में भी बताता है, और नेचुरल ट्रीटमेंट भी आपको देता है अगर आपको कोई इलनेस है उसको ठीक करने के लिए। आयुर्वेदिक थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल डिजीज बिगिंस विद इम्बैलेंस और स्ट्रेस इन द इंडिविजुअल्स कॉन्शियसनेस। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद की थोड़ी थ्योरी अलग है। वो ये कहता है कि जितनी डिजीज है वो बॉडी में इम्बैलेंस की वजह से शुरू होती हैं। ये तो अंडरस्टूड बात है कि अगर आप कहीं बीमार होते हो तो उसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, कोई ना कोई उसका पार्ट जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। और स्ट्रेस जो है सबसे मेजर इशू है। कोई भी डिजीज जो है, कोई भी प्रॉब्लम जब भी अराइज होती है, उसका 50% जो रीजन होता है वो स्ट्रेस होता है। और आज के टाइम पे मेजर जो डिजीजेस हैं वो सब स्ट्रेस से ही शुरू होते हैं। जो इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस है, उसकी अवेयरनेस में कोई बीमारी के होने का कारण सिर्फ इन्होंने 2 चीजों को माना है, इम्बैलेंस को, बॉडी इम्बैलेंस को, सेकंड क्या है, स्ट्रेस इशू को। Ayurveda is attributed to Dhanvantari, the physician to the gods in Hindu mythology, who received it from Brahma. जो गॉड ब्रह्मा थे, उन्होंने एक फिजिशियन था धन्वंतरी, उनको आयुर्वेदा का ज्ञान दिया था, आयुर्वेदा के बारे में बताया था उनको, जो कि हिंदू धर्म के हिसाब से एक फिजिशियन था उस टाइम पे, जिन्होंने एक्चुअली आयुर्वेद के बारे में डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य क्या है? आयुर्वेदा क्यों आया, इसके पीछे क्या रीजन है, हम क्यों करते हैं ये? फर्स्ट है टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ दोज हु आर वेल। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है डेफिनेशन में कि जो लोग ठीक हैं, जरूरी नहीं कि आयुर्वेदा सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए है, बीमारी को ही ठीक करेगा। ये हमारी हेल्थ को, जो हम लोग ठीक है, उसको और भी मेंटेन रखेगा, ताकि हम कभी हमारी जो बॉडी वो इम्बैलेंस ना हो, उसको हम बैलेंस कर पाए। दिस एस्पेक्ट इंटेल्स स्पेसिफिक डाइट, न्यूट्रिशन, हाइजीन, लिविंग स्टाइल एंड एक्सरसाइज। मैंने आपको बताया था लाइफस्टाइल को चेंज करना, स्पेसिफिक अलग अलग डाइट खानी है आपने, प्लान डाइट खानी है, न्यूट्रिशन फुल डाइट होनी चाहिए आपकी, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हाइजीन लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, आपका लिविंग स्टाइल कैसे कैसे रहते हो, किस तरह का खाना खाते हो, किस तरह की सोसाइटी में आप रह रहे हो, क्या आपका तरीका है रहने का, एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है उसको किस तरह से करनी है, किस किस तरह की एक्सरसाइज हो सकती है। सेकेंड है टू क्योर डिजीज ऑफ दोज हु आर सिक। और जो बीमार हैं, जो ठीक है, उनको तो हम उनका लाइफस्टाइल चेंज करके उनकी बॉडी को बैलेंस रखेंगे ताकि हमेशा वो बैलेंस रहे। लेकिन अगर वो इम्बैलेंस हो गई है तो उनके लिए भी हम लोग ट्रीट करेंगे, डिजीज के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, और जो ट्रीटमेंट हमें लगता है कि जो हमारी कंडीशन है उस टाइम, डिजीज कंडीशन है, उसको ठीक कर सकता है आयुर्वेदा, उस हिसाब से वो उनको ठीक करेगा, उनकी इम्बैलेंस को बैलेंस करेगा। नेक्स्ट है थ्री दोषास। आयुर्वेद की एक स्टोरी है। आयुर्वेद जो है वो कहता है कि हमारी बॉडी में 3 दोष हैं। ट्री मीन्स 3 एंड दोषास आर कॉल्ड एज फिजिकल एनर्जीज। हमारी बॉडी में 3 तरह की एनर्जीज होती हैं जिसके ऊपर पूरी बॉडी बैलेंस है। 3 substances that are present in person's body according to Ayurveda. आयुर्वेद ही कह रहा है कि 3 तरह की फिजिकल एनर्जीज हैं जिनको हम त्रिदोषा बोलते हैं। त्रिदोषा जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और वो ही इम्बैलेंस होने की, जब वो इम्बैलेंस हो जाता है तो ही हमारी बॉडी जो है वो, हम लोग बीमार हो जाते हैं, हम लोग डिजीज कंडीशन में आते हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक ट्रिस्टाइज
describe how the quantity and quality of these three substances fluctuate in the body according to the seasons. ये तीन दोष जो हैं उनको क्या चीजें इम्पैक्ट करती हैं, क्या प्रभावित करती हैं, क्या उन पे इफेक्ट डालती हैं, उनकी क्वांटिटी और उनकी क्वालिटी को क्या चीजें इफेक्ट करती हैं? सीजन्स। सीजन्स क्या होते हैं? मौसम का बदलना, वेदर का चेंज होना, टाइम ऑफ डे। किस तरह का टाइम है? डाइट एंड सेवरल अदर फैक्टर्स। जैसे हमको बताया था कि न्यूट्रिशन डाइट आपकी होनी चाहिए, डाइट भी इम्बैलेंस करती है, इम्पैक्ट करती है आपकी हेल्थ को, और सेवरल अदर फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस हो गया या और भी बहुत सारी चीजें जैसे आपका लाइफस्टाइल है। नेक्स्ट है अ हार्मोनियस स्टेट ऑफ द थ्री दोषास क्रिएट बैलेंस एंड हेल्थ। हार्मोनियस स्टेट का मतलब होता है बराबर, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल अमाउंट में या इक्वल क्वालिटी में, इक्वल क्वांटिटी में अगर वो तीनों दोष हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं और सही है, बैलेंस में है, तो आपकी बॉडी हेल्थी है। एन इम्बैलेंस विच माइट बी एन एक्सेस, एक्सेस वृद्धि, ज्यादा होना, तीन फिजिकल एनर्जीज हैं अगर उनका ज्यादा होना, और डेफिशिएंसी साया कम होना, एंड मैनिफेस्ट एज अ साइन और सिम्टम ऑफ डिजीज, इन वो बीमारी के लक्षणों को या फिर बीमारी को आपकी बॉडी में क्रिएट करता है इम्बैलेंस होना उन तीन दोषों का। मैं फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ, तीन दोष क्या होते हैं? तीन दोष तीन तरह की फिजिकल एनर्जी है, तीन ऐसी फिजिकल एनर्जी जो हमारी बॉडी में रहती हैं। जब हम पैदा होते हैं तभी से हमारी बॉडी के अंदर होती हैं और हमेशा पूरी लाइफ हमारी बॉडी में रहती हैं। अगर वो तीनों एनर्जी जब इम्बैलेंस हो जाती हैं तो हम बीमार होते हैं। ये आयुर्वेद की स्टोरी है। आयुर्वेद इसको कहता है कि हमारे अंदर तीन तरह की एनर्जीज होती हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे तीन तरह की एनर्जीज कौन सी होती हैं। पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ का कंसेप्ट क्या है? Ayurveda is a medical system that deals not only with body but with mind and spirit as well. आयुर्वेदा में आप सिर्फ अपनी बॉडी को ठीक नहीं कर रहे हो नेचुरल थेरेपी से, आप अपने माइंड को भी, अपनी कॉन्शियसनेस को भी ओके कर रहे हो और अपनी आपकी स्पिरिट को भी। जैसे आप इसमें आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो ये आपके माइंड को और आपकी स्पिरिट को भी ओके रखता है। The fundamental aim of Ayurvedic therapy is to restore the balance, जैसे मैंने आपको बताया कि वापस लेके आना जो imbalance हुआ है उसको, between the three humerus और दोषा। तीन दोष कौन से हैं? वता, पिता, कफा, and coordination of body, mind and consciousness। हमने तीन चीजों को बैलेंस करना है। क्या है? बॉडी, आपकी बॉडी बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए, ओके होनी चाहिए, आपका माइंड जो है उसमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एंड कॉन्शियसनेस, कितने अवेयर हो आप। हमारी पूरी बॉडी जो है वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तीन दोषों में डिस्क्राइब करी है। तो वो तीन दोष कहाँ, कौन कौन से बॉडी पार्ट को रिलेट करते हैं हमारी बॉडी में? अगर आप इस पिक्चर को देखो, इसमें अगर आप येलो पार्ट देखो तो वो कफा है, और रेड पार्ट आपका जो पिता है, एंड ब्लू पार्ट आपका वता है। बॉडी इन जो ये तीन दोष हैं वो बॉडी के तीन पार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं। कफा जो है वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिंक है, जैसे साइनसेस है, नॉस्ट्रिल्स है, थ्रोट है, ब्रोंकाई है एंड लंग्स है। ब्रोंकाई जो है वो लंग्स का ही पार्ट है, जो आपके गुर्दे हैं, सॉरी, जो आपके फेफड़े हैं उनका ही पार्ट है ब्रोंकाई, लंग्स का ही पार्ट है। थ्रोट हो गया, नॉस्ट्रिल्स हो गया, साइनसेस हो गया, ये सारे आपके रेस्पिरेटरी पार्ट से लिंक। अगर आप पिक्चर को देख पाओगे तो पिक्चर में येलो पोर्शन जो है आपके नोज और आपके माउथ से शुरू होता है और आपके पूरे लंग्स को कवर करता है। तो अगर आपका कफा इम्बैलेंस होता है तो आपके लंग्स को, आपके नोज को, आपके जो भी पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है पिता। पिता जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिंक है, जैसे जिसमें लिवर है, स्प्लीन है, गैल ब्लैडर है, स्टमक है, ड्यूडेनम है एंड पेनक्रियाज है। जहाँ ये सब वो पार्ट्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, खाना पचाने में, एनर्जी स्टोर करने में, एनर्जी रिलीज करने में। तो पिता जो है आपको कंप्लीटली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है अगर वो इम्बैलेंस होता है तो। उसके बाद है वता। वता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी बड़ी आंत, एंड कॉलन सिस्टम, लाइक आपका जो फीसेस आपकी जो बनती है, जो लेटरिन का पार्ट, जो पार्ट है जो लेटरिन बनाता है, जो वेस्ट बॉडी से बाहर निकालने का जो पार्ट है वो है आपका वता, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर वो इम्बैलेंस होता है तो
जो हमारे 3 दोष है उसमें से आपका वता इम्पैक्ट होगा, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा जब वो इम्बैलेंस होता है। तो 3 दोषों को उन्होंने बॉडी के 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और वो कहाँ-कहाँ पे होते हैं वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। आपकी बुक में नहीं है ये आप लिख लेना, नहीं तो वीडियो में तो हमेशा ही रहेगा ही। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। 3 दोष हैं, कौन से? कफा, पित्ता एंड वता। कफा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है और पित्ता जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। वता जो है ये आपका कॉलन सिस्टम का पार्ट है। कॉलन्स मीन जो भी एक्सक्रीट होना है बॉडी से, जो निकलना है, जो वेस्ट आपकी बॉडी से निकलेगा, उसका ही ये पार्ट है, छोटी बड़ी आंत जिसमें आती है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रकृति ऑफ द बॉडी। बॉडी की प्रकृति क्या है? द प्रोपोर्शन ऑफ द 3 दोषास। प्रोपोर्शन का मतलब होता है ये जो 3 दोष है ना, ये अपनी जगह पे रहने चाहिए, सेम लेवल में और सेम ही क्वांटिटी में। जो इनकी मात्रा बॉडी में है या जो इनका लेवल है उसी लेवल पे ये तीनों बराबर ही रहने चाहिए। द प्रोपोर्शन ऑफ द 3 दोषास प्रेजेंट इन इंडिविजुअल एट बर्थ। जब वो पैदा होता है तभी उसकी बॉडी में वो तीनों बराबर होते हैं। विल डिटरमाइन हिज और हर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन और प्रकृति। जब वो हमारी एट बर्थ पैदा होते हैं हमारे शरीर में होते हैं, जिस प्रपोर्शन पे होते हैं, जिस क्वांटिटी में, जिस मात्रा में, जिस लेवल पे होते हैं, उसी को ही हम प्रकृति कहते हैं। उसी के साथ ही हमारा एज साइकिल शुरू हो जाता है, हमारी लाइफ शुरू हो जाती है 3 दोष के साथ जो हमारी बॉडी में हमें बाय बर्थ ही मिलते हैं। वही हमारी प्रकृति है। प्रकृति कम्स फ्रॉम 2 संस्कृत रूट्स व्हिच मीन द इनिशियल क्रिएशन, और अल्टरनेटिवली दिस इंटरेस्टिंग वर्ड कैन आल्सो मीन टू कम फोर्थ इनटू क्रिएशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप पैदा हुए तो आपकी बॉडी जो है इसी चीजों से बनी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये 3 दोषों ने ही मिलकर आपकी बॉडी को बनाया है। 3 दोष जो है वो इनिशियल क्रिएशन है। इनिशियल मतलब इंसान के बनने से पहले की क्रिएशन है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, फिर हम लोग बने। एंड अल्टरनेटिवली साइड बाय साइड, इसके साथ साथ अगर हम आगे चले तो हम बात करेंगे कि टू कम फोर्थ इनटू क्रिएशन, और आगे पूरी लाइफ ही इसने बॉडी को क्रिएट रखना है, मतलब बना के रखना है। 3 दोष जो हैं वो बॉडी में हमारी बॉडी को बनाते हैं और पूरी जिंदगी इनको बनाते ही रहते हैं जब तक वो इम्बैलेंस नहीं होते हैं, और उनका बैलेंस रहना ही प्रकृति है। नेक्स्ट है प्रकृति को क्या चीजें जो है बनाती हैं। जो बॉडी प्रकृति है वो किन चीजों से बनती है? अगर हम बॉडी प्रकृति की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आप देखो, द स्टेट ऑफ दोषास इन द बॉडीज ऑफ द मदर एंड फादर एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। इसका मतलब है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे मॉम डैड, जो हमारे पेरेंट्स हैं, मदर फादर जो हैं, उनकी बॉडी के दोष कैसे हैं? अगर उनकी बॉडी के दोष अच्छे थे, जब वो मेड करे, जिनकी वजह से जिस टाइम पे हम पैदा हुए, पैदा होने से पहले जो उनकी सिचुएशन थी उनके माइंड की या उनके दोष की बॉडी में, वो हमारे फैक्टर को अफेक्ट करती है। हमारे अंदर वही दोष प्रेजेंट होंगे जो दोष हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, अपने मदर फादर से। अगर उनके दोष उनकी बॉडी में, उनका जो लेवल है या उनका बैलेंस ओके है, तो हम लोग, हमारा जो बैलेंस है वो ओके होगा। अगर वो इम्बैलेंस होते हैं कहीं ना कहीं जाके, तो जैसे हम पैदा होते हैं तो हमारे दोष भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड ही हो जाएंगे। ठीक है, उनकी जो लाइक बिगनिंग होगी, शुरुआत होगी हमारे अंदर, तो वो डिस्टर्ब ही होगी। अगर हमारे पेरेंट्स डिस्टर्ब होंगे उस टाइम पे जब हमें पैदा होना था, तब की अगर हम बात करें तो। Second, the mental state and intentions of the mother and father at the time of conception. इसका सीधा सीधा कंसर्न यही है, आपके जो पेरेंट्स हैं, मॉम डैड जो हैं, मदर फादर जो हैं, उनका क्या स्टेट था, क्या लेवल था हमारे पैदा होने से पहले। उनके दोष, उनकी बॉडी के अंदर उनके दोष किस तरह का उनका लेवल है, उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी कैसी थी, उनका मेंटल स्टेटस कैसा था जब उन्होंने बच्चे के लिए प्लान किया, या जब बच्चा होने वाला था, या उससे पहले जब उन्होंने सोचा कि हमें बच्चा करना है, उस टाइम पे उनका जो मेंटल लेवल था या उनके जो दोष थे वो इम्बैलेंस तो नहीं थे। अगर वो इम्बैलेंस थे तो हमारी जो आगे आने वाली बॉडी है, अगर हम पैदा होते तो हमारी बॉडी भी डिस्टर्ब ही होती है, अगर उनके दोष डिस्टर्ब थे या इम्बैलेंस थे तो। द डाइट एंड द डेली एक्टिविटीज ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब एक प्रेग्नेंट वुमन जो है, लाइक अगर हम अपनी मदर की बात करें तो उनका डाइट कैसा था, न्यूट्रिशन उनका अच्छा था, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनकी डेली एक्टिविटीज कैसी थी, वो हमारे दोष के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है
कि प्रकृति हमारी हमारे मम्मी पापा के अकॉर्डिंग बनती है। अगर हमारे मदर फादर जो हैं उनके दोष डिस्टर्ब हैं तो हमारे दोष भी डिस्टर्ब होंगे। जेनेटिकली हमें वो चीज हमारे पेरेंट्स से मिलेगी। अगर वो चीज डिस्टर्ब मिलेगी, अगर वो डिस्टर्ब है तो हमें भी डिस्टर्ब ही मिलेगी। ठीक है, ये हमारी प्रकृति को अफेक्ट करती हैं ये चीजें। नेक्स्ट आ जाओ पंचकर्मास। आयुर्वेदा में जो ट्रीटमेंट हमने देनी है, जो थेरेपी हमने देनी है, उनको हम बोलते हैं पंचकर्मास। पंचकर्मास एक्चुअली ट्रीटमेंट को कहते हैं। किस तरह का ट्रीटमेंट हमने देना है, किस तरह की हम थेरेपीज हैं, किस तरह का हम आगे उनको केयर देने वाले हैं, उसको हम पंचकर्मास बोलते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है पंचकर्मास के? फर्स्ट है शमन। शमन क्या होता है? टू सप्रेस द टॉक्सिन इनसाइड द बॉडी एंड टू क्योर डिजीज। इसका मतलब है कि जो आपके अंदर टॉक्सिन्स है उनको आपने, टॉक्सिन्स क्या होते हैं? टॉक्सिन्स बीमारी बनाने वाले आप लगा लो, एजेंट लगा लो। जैसे एजेंट होते हैं ना, स्प्रेड करते हैं बीमारी को, या बीमारी को बुलाने वाले एजेंट लगा लो, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो आपको डिजीज या बीमारी वाली कंडीशन में ले जाएं, उनको आप टॉक्सिन्स कहते हो। कहते हैं कि टू सप्रेस द टॉक्सिन्स, उन टॉक्सिन को दबा देना, सप्रेस कर देना इनसाइड बॉडी के अंदर ही, और बीमारी को, एंड टू क्योर डिजीज, दबा के। शमन एक ऐसा ट्रीटमेंट का तरीका है जिसमें आप टॉक्सिन्स को दबा दोगे बॉडी के अंदर और डिजीज को क्योर कर दोगे। नेक्स्ट इज शोधन। टू रिमूव टॉक्सिन्स कंप्लीटली फ्रॉम द बॉडी अलाउइंग हीलिंग एंड रिस्टोरेशन। इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि जो आपका शोधन है, शोधन का मतलब क्या होता है कि कुछ जो टॉक्सिन्स जिसको हमने दबाना है, शवन में तो हमने उनको दबा दिया, लेकिन शोधन में हमने वो टॉक्सिन्स जो है बाहर निकाल देने हैं। हमने कंप्लीटली टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है बॉडी से, बॉडी को हील करना है और वापस उस सिचुएशन पे लेके जाना है। हमने दो तरह के प्रिंसिपल पढ़े हैं, शमन एंड शोधन, एंड दोनों ये जो दो प्रिंसिपल है इन्हीं के बेस पे ही सारा ट्रीटमेंट जो है हम करेंगे आयुर्वेदा के अंदर। शमन का ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट उसमें क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम शोधन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट पढ़ने जा रहे हैं वो सारा शोधन के बेस पे है, कि जिससे हम टॉक्सिन्स बाहर निकाल पाए। पांच तरह की हम नेचुरल थेरेपीज पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम पांच तरह की नेचुरल थेरेपीज पढ़ेंगे शोधन में ही, जिसमें हम अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स जो है बाहर निकाल सकते हैं। फर्स्ट है वमाना। वमाना को एमिसिस भी बोला जाता है। एमिसिस का अनदर मतलब क्या होता है? वॉमिट करना, उल्टी कर देना। ठीक है, तो वमाना इज डन टू रिमूव काफा टॉक्सिन्स कलेक्टेड इन बॉडी। मैंने बताया था कि तीन तरह के दोष होते हैं, वता, काफा, पिता। तो उसमें जो काफा के जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में है, अब जैसे हमने वॉमिट करनी है तो वो हमारे टॉक्सिन्स बॉडी में से रिमूव हो जाएंगे। डन फॉर पीपल विद हाई काफा इम्बैलेंस, जो जिनको ज्यादा इम्बैलेंस हुआ है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हुआ है उनका काफा सिस्टम जो है, उसके लिए आपको करना चाहिए ट्रीटमेंट्स इन्वॉल्व लूजनिंग एंड मोबिलाइजिंग द टॉक्सिन्स। ट्रीटमेंट में क्या होगा कि लूज कर देना और मोबिलाइज कर देना टॉक्सिन्स को। बेनिफिट्स ऑफ वमाना किनको? ब्रोंकियल अस्थमा, अस्थमा वाले पेशेंट को, क्रॉनिक एलर्जी जिनको एलर्जी खांसी वगैरह, फिर बलगम बन जाती है फीवर, विटिलिगो एंड सोरेसिस। मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि वमाना में एक्चुअली होता क्या है। वमाना में क्या होता है कि आप लोग ने पानी लिया 2 ग्लास, आपने 2 ग्लास पानी पी लिया और फिर आपने फिंगर से अपने थ्रोट में टच करके खुद से वॉमिटिंग इंड्यूस करी। इन खुद से वॉमिटिंग इंड्यूस करने का मतलब होता है पहले आप अपने स्टमक को, अपने एब्डोमेन को, पेट को पानी से 2 या 3 ग्लास से भर लो। जब आप काफी सारा पानी पी लेते हो, काफी सारा पानी पीने के बाद आपने फिंगर के साथ अपने गले के अंदर फिंगर को टच करके वॉमिटिंग को खुद से लेके आना है, खुद से आपने वॉमिटिंग करनी है। जब आप जोर लगा के वॉमिटिंग करते हो तो जो आपके टॉक्सिन्स होते हैं, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली हम एमएसएस काफा के लिए कर रहे हैं, काफा दोष के लिए कर रहे हैं, तो वो सारे जो टॉक्सिन्स है वो हमारे बाहर आ जाएंगे। जैसे हमने शोधन में पढ़ा कि टू रिमूव टॉक्सिन्स कंप्लीटली, इसमें हमने अपने टॉक्सिन्स रिमूव कर दिए। ये थेरेपी हम घर पे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि कंप्लीटली हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो हमने निकाले। मेनली हम वामाना तब करेंगे, किन कंडीशंस में करेंगे? मेनली ब्रोंकियल अस्थमा, लाइक
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में हम करेंगे इसको, ज्यादा हाई काफा इम्बैलेंस जो होगा हमारा उसमें करेंगे। नेक्स्ट है बस्ती। बस्ती इसका दूसरा नाम अनीमा मेडिकल नेम भी है और नॉर्मल भी, और बस्ती जो है आयुर्वेदिक नेम है। अनीमा शायद आप लोगों ने सुना भी हो, मैं आपको एक नॉर्मल डेफिनेशन बता देती हूँ। अनीमा क्या होता है कि जो हमारा कॉलन सिस्टम है, कॉलन सिस्टम क्या है, जहाँ पे हमारा वेस्ट इकट्ठा हुआ है, जो लेटरिंग हम करते हैं, फीसेस हमारी बॉडी में से हम निकालते हैं, लेटरिंग वाला जो पार्ट होता है उसमें से हमने क्या करना है, हमने एक पाइप इंसर्ट करके, छोटी सी पाइप, लाइक उसको प्लास्टिक ट्यूब हम डाल के उसमें से हमने क्या करना है, लेटरिन को सॉफ्ट कर देना है। हार्ड लेटरिन है या कॉन्स्टिपेशन है, उस केस में ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन के केस में देते हैं, तो उसमें लेटरिन को सॉफ्ट करके हमने उसको बाहर निकाल देना है। हमने उसमें स्पोस्ट्री डालनी है। स्पोस्ट्री क्या होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन लगा लो, या फिर मिक्सचर ऑफ आप कह सकते हो थोड़ा झग बना के उसको, ताकि जो लेटरिन जो स्टूल है आपका वो सॉफ्ट हो जाए। इट इज कंसिडर्ड अ मेन थेरेपी अमंग ऑल पंचकर्मा थेरेपीज। मेन इंपॉर्टेंट है ये, आप घर पे नहीं कर सकते हो। इट रिमूव्स काफा, पित्ता एंड वता, तीनों ही टॉक्सिन्स निकालता है वो, काफा के भी निकालता है, पिता के भी है, वता के भी। मेडिकेटेड ऑयल और घी और एन हर्बल डिपोजिशन इज गिवन टू क्लीन द कॉलन एंड इंक्रीज द मसल टोन। जैसे मैंने आपको बताया, तेल भी दे सकते हो आप, घी भी दे सकते हो, स्पोस्ट्री भी दे सकते हो। स्पोस्ट्रीज क्या होती है, हर्बल मेडिकेशन का ही पार्ट है, वो भी आप दे सकते हो। जहां से आप लेटरिन करते हो उस एरिया में आपने छोटा सा पाइप डाल के, लुब्रिकेट करके उसको पहले पाइप डाल के, और उससे हमने इंसर्ट कर देना है कॉलन के अंदर, हमने रेक्टम के अंदर इंसर्ट कर देना है। और फिर क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद आप स्टूल पास करते हो, स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, और इससे क्या होता है, स्टूल भी सॉफ्ट होता है, प्लस जितने भी टॉक्सिन्स है वो भी आपके बाहर आ जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है विरेचन, पर्गेशन। विरेचन भी अनीमा की तरह ही होता है। इट इज द एलिमिनेशन ऑफ द दोषास फ्रॉम द एनल ओरिफिस। सेम उसी पार्ट से हम निकालते हैं, बेस्ट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द एक्सेसिव पित्ता दोषा। जो पित्ता दोष है उसके लिए बेसिकली हम लोग करते हैं। इट इज मेनली यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ पित्ता डिसऑर्डर और व्हेन पित्ता इज प्रीडोमिनेंट while being associated with the vata और with कफा। मतलब कहने का कि जो आपका पित्ता है वो डिस्टर्ब हो गया है, पिता आपका डिस्टर्ब है वो, लेकिन वो डिस्टर्ब वता और कफा की वजह से ही है। कंप्लीट आपकी जो आपका पिता डिस्टर्ब हुआ है, दोष आपका डिस्टर्ब हुआ है, उसके लिए है बेसिकली वैसे ये ट्रीटमेंट तो। लेकिन हो सकता है कि वो पिता दोष आपका बाकी दोनों दोषों की वजह से डिस्टर्ब हो गया हो, इस वजह से भी हम इसको प्रोगेशन थेरेपी को हम लोग लेते हैं। ये अनीमा की तरह ही होती है। नेक्स्ट है नेजल थेरेपी। नेजल थेरेपी में आपने जल नीति आपने देखी होगी, एक नाक में से पानी डाल के और दूसरे नाक में से निकालना। ठीक है, इस तरह की थेरेपी में क्या है, स्ट्रेंथन द नेजल पैसेज। आपका नाक खुल जाता है जब आप एक नाक से पानी डाल के दूसरे नाक में से निकालते हैं, तो उसमें क्या है ना कि रिलीव हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है, मतलब खुल जाते हैं अगर आपका नोस्ट्रल बंद है तो। रिलीव हेडेक एंड माइग्रेन, रिलीव करता है आपके हेडेक और माइग्रेन को। एलर्जीज को ट्रीट करता है। म्यूकस ब्लॉकेज, अगर बलगम जमी तो उसको ओपन करता है। ओपन ब्लॉक चैनल, जितने भी चैनल ब्लॉक होते हैं उनको ओपन करता है। ट्रीट्स नेजल इन्फेक्शन, नाक में कोई इन्फेक्शन तो उनको ठीक करता है। रेमेडी फॉर कंजेशन, अगर आपको कंजेशन हो रहा है, जाम है आपका नाक, तो उसको भी ये ठीक करता है। नेक्स्ट है रक्ता मोक्षण। रक्ता मोक्षण का मतलब, मोक्षण मीन्स लेटिंग ऑफ ब्लड, को बाहर निकालना, रक्ता मीन्स ब्लड। रक्ता मोक्षण क्या है, इट इज जनरली डन विद द हेल्प ऑफ लीच एंड स्काल्प वेन सेट। लीच जो होती है ना, जोक होती है, जोक क्या करती है, खून चूस लेती है, तो हम जोक को अपनी बॉडी पे यूज करते हैं गंदा खून चूसने के लिए। Leech is generally applied to affected part of body where the leech sucks the blood toxins from the affected part. जैसे हम लोग को बताया ना, completely बॉडी में से हमने टॉक्सिन्स निकालने हैं, तो हम लीच को क्या करेंगे, अफेक्टेड पार्ट पे रख देंगे और वो गंदा खून जो है सक कर लेगी बॉडी में से। रक्तामोक्षण is useful mainly for arthritis, skin disorder like psoriasis, eczema and acne. स्किन डिसऑर्डर्स में भी अब करते हैं, आर्थराइटिस में भी करते हैं, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस में भी हम करते हैं। मैं बता देती हूँ, डीप वेन थ्रोम्बोसिस
जो ब्लॉकेज होने शुरू हो जाती है ना वेन्स में, उसमें भी हम लोग ये करते हैं। जिसमें ब्लॉकेज है वो उसमें से गंदा खून जो है लीच वो है सक कर लेती है। ये जो 5 हमने स्टडी करे हैं, ये 5 शोधन के पार्ट हैं, जिसमें हमने अपने टॉक्सिन्स कंप्लीटली बॉडी में से बाहर निकालने और अपनी बॉडी को, अपनी डिजीज को क्योर करना है हमें। नेक्स्ट है अभ्यंगम। अभ्यंगम इज अ पॉपुलर बॉडी मसाज। वो शमन का पार्ट है, जिसमें हमने टॉक्सिन्स जो है अंदर ही प्रेस कर देने, दबा देने हैं और फिर अपनी बॉडी को हमने ट्रीट करना है। अभ्यंगम is a popular body massage in Ayurveda. The word अभ्यंगम itself means to massage. अभ्यंगम का मतलब ही है बॉडी को मसाज करना। Traditionally, अभ्यंगम massage is performed in the morning. Mostly हम लोग प्रेफर करते हैं कि मॉर्निंग में मसाज हो, to clarify the mind and stimulate the client for the day. इसलिए मॉर्निंग में करते हैं जो माइंड जो हमारा सेट रहे और हम क्लाइंट जो है उसका दिन जो है ओके रख सके। The client lies unclothed on a specially designed table. अलग से टेबल डिजाइन किए गए होते हैं, उनके ऊपर पे जो क्लाइंट है उसको हमने अनक्लोथ मतलब बिना कपड़ों के क्लाइंट ने लेटना है टेबल के ऊपर। एंड अ मसाज थेरेपिस्ट pours warmed and specially formulated oil over his and her body. जो थेरेपिस्ट होते हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वार्म जो ऑयल होता है थोड़ा सा गर्म, ज्यादा नहीं थोड़ा सा वार्म ऑयल जो है उससे वो मसाज करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब स्किन जो है उनको अच्छे से ले लें। अभ्यंगम मसाज कैन लास्ट अप टू एन आवर। 1 घंटा तक आपको ये मसाज करनी है या करवानी है। आफ्टर द मसाज इज ओवर द क्लाइंट इज एनकरेज टू शो शावर टू टेक अ स्टीमी बाथ और टू एनकरेज ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑयल। मसाज जैसे खत्म होती है क्लाइंट को हम बोलते हैं कि वो शावर ले, शावर लेने के बाद फिर हम उसको स्टीम बाथ के लिए भेज देते हैं। स्टीम बाथ में क्या होता है, यहाँ तो एक रूम है जिसमें पूरा स्टीमी रूम है, पर्सन बैठ जाता है और पूरी जो स्टीम है उसकी बॉडी में आती है, मतलब पूरा कमरे में स्टीम है और जो उसका ऑयल है वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं स्टीमी बाथ, स्टीम रूम जो होता है। कुछ बातें चीज़ें ऐसी हैं इसमें, जैसे स्पेशली डिज़ाइन टेबल है जिसके ऊपर क्लाइंट लेटता है और स्टीम बाथ हो गया, ये कुछ चीज़ें हैं। मैं आपको अभी आज के सेशन में हम लोग 3rd चैप्टर का आधा ही पार्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट सेशन में लूँगी, उसमें मैं इनकी पिक्चर साथ में ऐड कर दूंगी ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए कि किस तरह से मसाज करते हैं, किस तरह का वो टेबल होता है और किस तरह से लाइक स्टीम बाथ क्या होता है, क्यों लेना है, क्या चीज़ें हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कम्प्लीटली कवर कर देंगे जब हम मसाज के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको मैं नेक्स्ट बता देती हूँ कि किस किस तरह के आपको तेल यूज़ करने हैं, किस किस तरह का ऑयल यूज़ होता है मसाज के लिए। जैसे सीसम ऑयल है, सीसम ऑयल जो है किंग ऑफ ऑयल है और ज़्यादातर इसको प्रेफर चॉइस ऑफ ऑयल है, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है वो वता कंडीशंस के लिए, वता दोष को दूर करने के लिए, बट इट इज़ इनहेरिटेंटली वार्मिंग, कहते हैं कि पहले से ही गर्म होता है। फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना अश्वगंधा बाला ऑयल्स में बी बेस्ट। स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा ऑयल भी यूज़ किया जा सकता है। भृंगराज ऑयल, ब्रह्मी ऑयल एंड हेल्दी हेयर ऑयल आर स्पेशली वेल सुटेड फॉर स्काल्प मसाज। अगर आपको हेड मसाज करना है तो उसके लिए आप लोग भृंगराज, ब्रह्मी और हेल्दी हेयर ऑयल भी आप यूज कर सकते हो जब आप मसाज कर रहे हो। नेक्स्ट है बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स होंगे आपको ऑयल मसाजिंग से? डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ एजिंग। जब मसाज करते हैं ना तो इफेक्ट ऑफ एजिंग मतलब एज का इफेक्ट हमारे पे दिखना कम हो जाता है। नरिशिंग द बॉडी, बॉडी जो है उसको नरिशमेंट मिलती है ना, बॉडी की स्किन जो है उसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिला? ऑयल से मिला। स्टिमुलेट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड इंक्रीज सर्कुलेशन। सबसे इम्पोर्टेंट और बेस्ट पार्ट यही है कि जब हम मसाज करते हैं बॉडी की तो बॉडी जो अंदर सर्कुलेशन वो स्ट्रांग हो जाती है, बढ़िया सर्कुलेशन हो जाती है और जो अंदर और ऑर्गन्स हैं, बाकी सिस्टम से लिंक ऑर्गन है, वो सब अच्छे से काम करते हैं। बेनिफिट स्लीप पैटर्न, अच्छी नींद आती है आपको। बेनिफिट स्किन, स्किन को बेनिफिट मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया नरिशमेंट मिलती है तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ड्राइनेस दूर हो जाएगी। इंक्रीज लॉन्गिविटी, बढ़ावा देता है स्किन की लाइफ को। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इसलिए बता रही हूँ कि
मसाज में क्या चीज़ें आपको नहीं, किस पेशेंट्स के हैं, किस क्लाइंट के ऊपर आपने मसाज नहीं करनी है, या आपको कब कब मसाज नहीं करनी है। फर्स्ट इज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स डेज में आपने मसाज नहीं करनी है, लेकिन अगर आप मसाज कर रहे हो तो आप अब्डोमेन एरिया को छोड़ सकते हो, दूसरे पार्ट्स की मसाज कर सकते हो, ज़्यादा स्ट्रेस ना डालते हुए पार्ट्स के ऊपर। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सॉरी मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपने ऐड कर लिया। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में आपने मसाज नहीं करना है। ओवर इन्फेक्टेड और ब्रोकन स्किन, अगर आपकी स्किन इन्फेक्टेड है या फिर ब्रोकन स्किन है आपकी, तो आपने नहीं करनी है मसाज वहां पे। ड्यूरिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्यूट इलनेस सच एज फीवर, चिल्स, फ्लू और एक्यूट इंडाइजेशन, अगर आपको एक्यूट इलनेस है, कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, या फीवर चल रहा है, शिवरिंग हो रही है, तो फ्लू टाइप है तो, या फिर इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मतलब खाना ना पच पाना, भूख ना लगना, इस तरह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बॉडी मसाज नहीं करोगे। ओवर स्वेलिंग, पेनफुल एरियाज और मासेस ऑन द बॉडी, अगर कहीं पे बॉडी पे स्वेलिंग हुई पड़ी है या फिर कहीं दर्द हो रहा है या इंटरनल एनर्जी इंटरनल इंजरी है या कहीं पे मांस बना हुआ है, तो आपने उस पार्ट पे एरिया, बॉडी के उस पार्ट पे आपने मसाज नहीं करनी है। ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन हैं, कुछ चीजें हैं। जो सेकंड पॉइंट है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी जगह ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप लोग मेंशन कर लेना। इसका हाफ पार्ट रह गया इस चैप्टर का, हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। आगे जो हम पढ़ेंगे स्वीडिश मसाज है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, मसाज कैसे करनी है, क्या क्या स्टेप्स होंगे उनकी, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट सेशन में मैं पिक्चर्स और ज्यादा इसमें डालूं ताकि आपको आइडिया जो है आप उस पर ले पाओ। साइड बाय साइड में आपको गाइड करूंगी कि आप लोगों को गूगल पे जाके नेट पे आपने ये सर्च देखना है कि नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट कहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट निकालो, इंस्टीट्यूट निकालो और उनकी इमेजेस देखो कि वो लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं और किस किस तरह का शमन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, शोधन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके साथ आपको और ज्यादा आइडिया मिलेगा। इसके साथ हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग सेफ एंड हेल्दी रहें, अच्छा खाना खाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।